की सबसे बड़ी बहस में आप देख रहे हैं केजी टीवी इंडिया। मैं हूं स्वयं प्रकाश। जी हां, आज तक की सबसे बड़ी बहस। ये बहस एक ऐसे मुद्दे पर है जो भारतीय संस्कृति के एक महान लेखक की रचनाओं पर, उनकी प्रसिद्धि पर सवालिया निशान खड़े कर देगा। ये बहस है भास द्वारा लिखे गए दो नाटक करण भारम और उरुभंगम पर। जी हाँ, और यहाँ सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमूमन देखा गया है दंगे दो गुटों के बीच में होते हैं, लेकिन यहाँ नाटक में जितनी जातियां हैं उतने ही गुट बटे हुए हैं और सभी आपस में लड़ रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस शहर में जहाँ की ये घटना है। हमारे संवाददाता मनीष लगातार हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं। जी मनीष, बताइए कैसी परिस्थिति है वहाँ की, क्या हालात है वहाँ? जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के हालात बहुत ही नाजुक हैं। तो चलिए हम आपसे सीधे यहाँ पे कोई अरे भाई साहब, आप हमें बताएंगे कुछ? क्या? दंगे की शुरुआत कैसे हुई? दंगा किधर हुआ? जो रानीगंज मोहल्ले में शुरू हुआ। रानीगंज में दंगा? हाँ। सट्टू बोले थे ना साले तुमको होगा। अरे अपने मोहल्ले में दंगा हो गया, रानीगंज में। अरे मीडिया वाले बता रहे साले, तू तैयारी कर, तू तलवार निकल चुप। भाई साहब क्या बताने वाले थे? व्हाट इज योर नेम? अरे यार ये भी चला गया यार। हाँ चल, क्या मिल अरे भाई साहब, अरे रुकिए तो सही, कुछ तो बताइए। अरे ये भी है। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पे लोग कुछ बताने से भी घबरा रहे हैं। मैं कैमरामैन रोहित के साथ मनीष, केजी टीवी इंडिया, हवा से भी तेज। देखिए, मुझे लगता है कि आप बात को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को तो अभी दंगों के बारे में कुछ पता नहीं है। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है कि जो दंगे हैं वो मामूली बात है? मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? सच्चाई बता रहा है। सच्चाई देखिए, सच्चाई तो यहाँ किसी को मालूम ही नहीं है। तो देखिए, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा और अगर आप भी बोलेंगे तो फिर इन लोगों का क्या फायदा? ये लोग यहाँ आए, ये भी बहस में हिस्सा लेंगे। तो चलिए अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हैं चमनलाल जी। चमनलाल जी एक एनजीओ से जुड़े हैं जिन्होंने झोपड़पट्टी वालों और एलीट क्लास के बीच एक समन्वय बनाने का काम किया। इनके बाद है जय साहब, केसरी की जानी मानी हस्ती। इनके आगे है चटर्जी साहब, जिन्हें कौन नहीं जानता। मेरा मतलब है देश के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट। इनका भारतीय राजनीति पर अपना एक ब्लॉग है जिसका नाम है डॉक्टर साहब जी इनके बाद है किरण खोजे जी, जानी मानी सोशल वर्कर। इन्होंने महिलाओं का विकास समिति की अध्यक्षता है। इनके बाद है पम्मी जी, देश के जाने माने इतिहासकार। अपने ही देश का नहीं, अमूमन बहुत से देशों का इतिहास जानते हैं, जैसे कि फ्रांस, चाइना, रशिया, इटली, युगांडा। जी ये वो लिस्ट है जिन देशों का इतिहास इन्होंने बखूबी पढ़ा है। तो चलिए इस पर फिर कभी बात करेंगे। और इसके बाद है साधारण आदमी पार्टी के नेता चंद्रशेखर जी। ये पहले बैंक में थे लेकिन इन्होंने वो छोड़ दिया। ये चाहते हैं कि ये देश को विकास की तरफ लेकर जाए। इन्होंने वो बीड़ा आजकल उठा रखा है। और इनके बाद मौजूद है वो कलाकार लोग जिन्होंने करण भारम और उरुभंगम नाटक का मंचन किया। जी लेकिन सर, वो नाटक तो हम कर ही नहीं पाए। मैं वहीं आ रहा हूँ। अरे नहीं सर, वही तो बोलिए ना, हमको सुनाई दे रहा है। मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो चलिए अपने दर्शकों को बता दें कि मुद्दा ये है। मुद्दा आमी जानी, तुम बहस शुरू करो ना। मुद्दा आप जानते हैं लेकिन हमारे दर्शक नहीं जानते। तो चलिए कलाकार भाइयों से निवेदन है कि वो यहाँ आए और दर्शकों को समझाएं कि आखिर दंगे की शुरुआत कैसे हुई। तो सर, दंगा जी हाँ सर, वो तो दुर्योधन का। अरे नहीं यार, तो कुछ नहीं पता। कृष्ण भगवान का जो पात्र था ना, तो उसमें क्या हुआ था? अरे तो अरे नहीं मुझे लगता है कि करण भारम और उरुभंगम नाटक में क्या है ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बात से तो मुझे कुछ बोलने नहीं पड़ता। तो मुझे भी नहीं लगता कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनको समझ में आएगा। तो चलिए आप यहाँ पे आइए और थोड़ा थोड़ा करके दर्शकों को समझाएं। अरे समझाना क्या है? मुझे बोलो, हम 2 मिनट
मिनट में ये बहस अभी के अभी खत्म कर सकता है। अभी दूध का दूध और ज्वाल का ज्वाल हो जाए। कि आप नाटक को यहाँ आपके इनके नाटक को हमारे प्रोग्राम को 5 मिनट में खत्म कर देंगे। देखिए सर, यहाँ सभी लोग आए हैं तो मैं चाहूंगा सबको मौका दिया जाएगा, मैं आप तक भी आऊंगा। तो चलिए आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ आए और नाटक का कुछ अंश प्रस्तुत करिए। क्या करते हैं आप? क्या कर क्या रहे हैं? एक्टिंग करते हैं। अरे वाह, एक्टिंग में क्या कर रहे हैं आप? वो ऐसा करते हैं। हाँ। ठीक है करिए आराम से करिए। हाँ ठीक है। हे लोगों, निवेदन करो महाराज कर्ण से कि युद्ध काल प्रारंभ हो गया है। अर्जुन की ध्वजा के आगे हाथी घोड़े रथ पर सवार राज सिंह सिंहनाद कर रहा है और शत्रुओं के सिंहनाद से गुस्सा है एक वीर युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा है और अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आ जाओ। और नहीं पूरी स्पीड। अच्छा हो, ये भी शिष्य हमारे। आप ही के शिष्य हैं? ये सभी आपके शिष्य हैं? सारे। वेरी गुड। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कर्ण। गुड, करिए। अच्छा, ये कर्ण का मानसिक स्थिति कैसा है? मानसिक स्थिति। हाँ। अच्छा हो कि आज ये जीवित राजे महाराजे मेरे बाणों के लक्ष्य बन करना आवे, क्योंकि आज मुझे कौरवों का अभिष्ट पूर्ण करना है। वो अर्जुन कहाँ है? शल्यराज। चलिए। आप कौन? आपके शिष्य। आप क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं आप? मैडम कुछ पूछ रहे हैं। क्या करते हैं आप? केटरिंग में काम करते हैं। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अरे मैडम जो पूछ रही तुम इतना क्या करने वाले हो? कैसे करने करके दिखा दे। अच्छा, ऐसे पूछ रहे हैं मैडम? जो अभी दिखाते हैं, आप बताओ। ये कर रहे हैं मैडम। ये कौन है? मैडम ये सारथी है अर्जुन का। ये अर्जुन कर रहे हैं आप? क्या नहीं मैडम, जो पहले साथी थे अर्जुन के, अब है कर्ण के। हम कर्ण कर रहे हैं। अच्छा करिए। हाँ जी, चलिए। हे शल्यराज, जहाँ वो अर्जुन है वहीं मेरा रथ ले चलिए। जी, बहुत अच्छा। अरे ये कैसे? युद्ध काल में दोनों पक्षों के शस्त्र प्रहार होने पर जिसके द्वारा अनेक हाथी रथ और योद्धाओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये सब देखकर आज मेरा उत्साह क्षीण हो रहा है। नहीं, फिर भी जिसके अतुलनीय पराक्रम की तुलना कृत हुए यमराज के पराक्रम से की जा सकती है, इस प्रकार आज मेरे मन में युद्ध काल में उपस्थित होने पर ऐसी कायरता की क्यों? नहीं, अरे महान कष्ट है। नहीं, हे शल्यराज, मेरे अस्त्रों की प्राप्ति की कथा सुनो। जी, बहुत अच्छा। मुझे भी वृतांत को सुनने का बहुत ही कौतूहल
तब मैं समाजशास्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, ऐसा मैंने उनसे कहा। अच्छा, फिर? तब उन भगवान ने मुझसे कहा कि हे कर्ण, मैं केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या का उपदेश करता हूँ, क्षत्रियों को नहीं। कहानी दिखाई हो क्षत्रिय को? कोई बात होता है? शुरू से व्यवस्था गड़बड़ है। अरे बात व्यवस्था का नहीं है, बात परिस्थिति का। उस वक्त का परिस्थिति अलग था, आज का परिस्थिति अलग है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का परिस्थिति अलग अलग होता है। जी जी जी, चलिए आप चलो बेटा, शुरू करो। तब उन भगवान ने मुझसे कहा कि हे कर्ण, मैं केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या का उपदेश करता हूँ, क्षत्रियों को नहीं। अरे, लगता है उन भगवान को क्षत्रियों से जो पुराना बैर रहा होगा। अच्छा, फिर? तब मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ऐसा कहकर उनसे शस्त्र विद्या सीखना प्रारंभ किया। ओ गड़बड़ किया, गड़बड़। कौन तुम यहाँ पर झूठ बोला? यहाँ पर झूठ बोला, और ये झूठ बोलना क्षत्रिय लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट जी, क्या कह रहे हैं? इस वक्त हमें ये जाति पाति वर्ण व्यवस्था इन सब चीजों की बात नहीं करनी चाहिए स्वयं जी, क्योंकि अभी जो कर्ण को मालूम ही नहीं है कि वो क्या है, तो बाद में पता चलेगा ना कि वो कुंती पुत्र है। बिल्कुल ऐसा बाबा जी कह रहा हूँ, आप नाटक को आगे बढ़ाइए, बैठिए मत आप। तब मैं क्षत्रिय नहीं, ऐसा कहकर उनसे शस्त्र विद्या सीखना प्रारंभ किया। अच्छा, फिर? तब कुछ समय बीत जाने पर एक बार फल मूल सुंदा और पुष्प लाने के लिए मैं भी उनके साथ वन में गया। अच्छा, फिर? तदंतर अनंत वन के भ्रमण के परिश्रम से थक कर वे परेशान तो मेरी गोद में ही सो गए। अरे, फिर? तदंतर वज्रमुख नामक एक कृमि ने मेरे दोनों जांघों पर काट लिया। फिर भी सोए हुए गुरु की निद्रा भंग हो जाने के भय से मैंने उस असहन वेदना को धैर्य पूर्वक सह लिया। बहुत सही कर्ण, बहुत क्या बात है। छपे रहो, छोड़ना नहीं है। कौन गिराती थी? रमेश कुमार, शुरू करो। चलिए शुरू कीजिए, रुकिए मत आप। फिर भी सोए हुए गुरु की निद्रा भंग हो जाने के भय से मैंने उस असहन वेदना को धैर्य पूर्वक सह लिया। तदंतर रक्त से लथपथ अग्निपात, अमिताभ बच्चन। नहीं, गलत बात। हरिवंश राय बच्चन 1972, स्वयं जी 2 जनवरी को ख्याल आया था, 3 जनवरी को उन्होंने लिख दिया रचना। जी, बात है। ये तो ये खुदा है, तो हमें पता था वो भी खुदा उनके साथ के बाद बेटी हाल के बाद बेबी बच्चन। अरे बहुत नाटक को आगे बढ़ाइए, शुरू कीजिए। तदंतर रक्त से लथपथ बच्चन जी के जो परदादा के परदादा थे वो बच्चों से बेहद प्यार करते थे। बच्चों के साथ कबड्डी खेला किया करते खेलते हार गए, वो गुस्सा आ गया उन्हें, और गुस्से में उन्होंने सारी वो झूठ पड़ी थी ना, सारी बदन पे लपेट दी। उसके 3 पीढ़ी बाद जाकर उन्हें ये बच्चन का तखल्लुस मिला, बड़े तकल्लुफ के बाद। जी, क्या बात है, इसीलिए आपको इतिहास का कीन कहा जाता है। क्या बात है, बताना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तदंतर रक्त से लथपथ हो जाने का फिर तो उन्होंने मुझे क्षत्रिय जान क्रोधाग्नि से रखने के श्राप दिया कि हे कर्ण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे द्वारा प्राप्त किए गए तुम्हारे ये अस्त्र समय आने पर विफल हो जाए। तब
तो उन्होंने बड़ी कष्टकारक बात कही। नहीं शल्यराज, अब मैं अपने इन अस्त्रों का परीक्षण करता हूं। जी। शक्तिहीन से दिखाई पड़ रहे हैं। अरे तब तो बड़ा कष्ट है। नहीं 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 शल्यराज, अब इस समय विषाद करना व्यर्थ है। युद्ध काल में मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त होता है और जीतने पर यश मिलता है। बहुत क्या बात। तुम क्या कर रहे नहीं कर रहे रमेश कुमार, तुम शुरू करो यार। हे शल्यराज, तो अब हम दोनों उस रथ पर सवार हो। जी बहुत अच्छा। जहां वो अर्जुन है वही मेरा रथ ले चलिए। जी। भिक्षा मांगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। शल्यराज, ये स्वर तो बड़ा ही योजस्वी सुनाई पड़ रहा है। उस ब्राह्मण को बुलाओ। जी अभी बुला। ठहरो, मैं स्वयं उन्हें बुलाता हूँ। हे भगवान, कृपया आप इधर आइए। हे मेघो, अब तुम सूर्य के साथ वापस लौट जाओ। आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं? और एक पुरुष पात्र कर रहे हैं। करिए करिए करिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि इस पात्र ने जो पात्र बेटा हाथ ऊपर करके दिखाओ, ये जो पात्र है ये हमारे हिंदू रीति रिवाज में नहीं होता है। ये कैसे लेके आ गया? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों की ऑथेंटिसिटी पर कहीं ना कहीं ऐसा हमारे ये मुगल कालीन पात्र है। मम्मी जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है यहाँ पे कि जो इंद्र थे वो हिंदू कम्युनिटी के नहीं थे। बात देखिए, हमारे पास मेडल नहीं था तो मैं लोटा दे के भेज दिया। बात बैठ जाइए चलिए नाटक को आगे बढ़ाते हैं। चलो बेटा, हाँ शुरू करो। हे गण, मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। हे भगवान, मैं बहुत प्रसन्न। अनेक प्रतापी राजाओं के मणियों के मुकुट से जिसका करल कमल शोभित है, फिर भी मैं आज एक कृतार्थी की श्रेणी में आया हूँ। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की चरणों की धूलि से आज मेरा ये मस्तक पवित्र हुआ है। मैं कर्ण आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब मैं इसे क्या आशीर्वाद यदि मैं इसे कहता हूँ कि चिरंजीवी हो तो दीर्घायु होगा, और यदि मैं कुछ ना कहूँ मुझे मूर्ख समझेगा। सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, समुद्र के समान तथा हिमवान के समान तुम्हारा यश सदा बना रहे। हे भगवान, ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था, अथवा मेरे लिए यही अच्छा, क्योंकि मनुष्य के लिए धर्म ही यत्न पूर्वक साध्य है। एक मिनट अरे ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। आप कीजिए, आपके मैं इनाम देना चाहूंगा, आपको फिर बुलाया जाएगा, आप अपनी जगह पे। बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ चलो। जी 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 देखिए स्वयं जी, हमेशा से गरीबों पे अत्याचार होता है। अगर हम गौर से देखें, कान में जैसा पक्षी में बात को कहां से कहां जोड़ रहे हैं।
बात खत्म हुआ हमारा, खत्म हुआ। रुको क्या बोले सर, क्या बोले सर, चुप भैया, हम बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आप रुकिए। हाँ टोका टोकी मत कीजिए जमनलाल जी, माफ कीजिए, मैं आपको भी यहाँ रोकना चाहूंगा। आपने इस नाटक का मंचन यहाँ देखा, तो इसमें कहीं ना कहीं एक जातिवाद की राजनीति नजर आती है, कहीं ना कहीं एक ऊंच नीच का भेदभाव नजर आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या भास की सोच में कुछ फर्क था या फिर वो अमीर थे इसलिए उन्होंने ऐसा? ना, वो भास अमीर बिल्कुल भी नहीं। वो जिस तरीके से उन्होंने ये सब लिखा है, उससे तो लगता है कि उनके पास एक पेन खरीदने का भी पैसा नहीं था। देखिए आप नाटक खत्म हो जाने देते तो बेहतर होता। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। इस वक्त जो मुद्दा है वो आपका नाटक नहीं है, वो इंसानियत का है और उन दंगों का है। जी मम्मी साहब बोलिए, आप बोलिए। हाँ। जी देखिए मैंने मम्मी जी, मुद्दा इन्होंने उपस्थित किया है, उनसे बात कीजिए ना। आप कब से मेरी तरफ देख रहे हैं, बहुत अजीब। जी मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, उन्हीं से बात कर रहा हूँ। मैडम अंटीना हिला हुआ है इनका। क्या हिला हुआ है, क्या हिला हुआ है? आपने पीले रंग का कुर्ता पहना है कि नहीं? पूरा भी फाइटर है। मैं तो अपनी बात कर रहा था, मैं वो कह लूं? बिल्कुल बोलिए। हाँ, मैं क्या कह रहा कि यदि हम दंगों और नाटकों के बीच हो रही इस विद्रोह की बात अगर करें, तो ईपू मतलब ईसा पूर्व फ्रांस में एक बालक ने जन्म लिया नंगा। माफ दीजिएगा महाशय, ईसा मसीह फ्रांस के नहीं थे ना। He's right. बोला कि फ्रांस के थे, एक बार भी बोला मैंने। झूठ मत बोलिए आप। नहीं भटकाइए। अभी आपने टीवी में कहा है, चाहिए तो रिवर्स करा के दिखा दे। डॉक्टर साहब देखिए, ये बात हम अपने दर्शकों में छोड़ देते हैं। हाँ, तो क्या लगता है आपको, क्या ईसा मसीह फ्रांस के थे? अगर आपका जवाब है हाँ तो अपने मोबाइल पर Y लिखकर, और अगर आपका जवाब है ना तो अपने मोबाइल पर N लिखकर 5555 पर सेंड कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संपर्क लगता है मनीष से हो गया है। जी मनीष बताइए। खराब हो गया। एकदम परफेक्ट है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के हालात बहुत ही नाजुक है, तो बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो जिस वक्त मुझे आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं उनसे? जी भाई साहब माफ कीजिए, मुझे आपका नाम नहीं मालूम। क्या आप हमें बताएंगे कि दंगे की शुरुआत कैसे हुई? सुनिए भाई साहब, अरे तो देखा आपने कि हम क्या, ठीक है चलो, मैं कैमरामैन रोहित के साथ, मैं मनीष, केजीटीवी इंडिया, हवा से तेज। मुझे लगता है भाई साहब को हमारी आवाज सही समझ नहीं आई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब आप इस नाटक पर कुछ अपनी राय दीजिए। क्या बोल रहा है? मुझे याद रहती, वो नाटक के अंदर जब मुझे बात की याद रहती मुझे, मैं बता आपको, हमने जब बात साथ थे, बात साथ थे ना, यहाँ पे इस तरह से सीमा के पास से ट्रेन थी, वो एक तो तीन आ रही उधर से था, और मतलब से ट्रेन था, अरे जो से क्या हुआ, यहाँ मुझे लगा रास्ते कुछ नहीं है, वो कूद नहीं रहा था, मेरा बैठ गया, मुझे रास्ते में वहाँ से कुछ हुआ मुझे उनका, यहाँ मुझे कौन जा रहा है, बहुत मुझे दूसरा तो दे रहा है, कि मुझे बाहर जा, मुझे गुलाम ना करो, वो सही पियादी, आपने बहुत डेप्थ की बात पकड़ी है। क्या बात है, क्या बहुत गहराई तक गए हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं बोला। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ, और साथ में गौर भी, क्योंकि ये दोनों चीजें आप लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सब लोग मर्द हैं। वो थैंक यू मैडम। देखिए वो कह रहे हैं कि आप अपनी बात साफ बोलिए, जुबान अपनी साफ रखिए। डॉक्टर साहब, मम्मी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ना, नाटक में
ना यहाँ जहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं और ना वहाँ जहाँ पे रिपोर्टर है, मुझे औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरा सवाल ये है कि औरत कहाँ है, महिलाएं कहाँ है आज? आप तो हैं। आपसे कह रहा हूँ, आप तो हैं। अच्छा, लेकिन मैं कितनी हूँ मैं बताइए। पूरी हैं आप, पूरी। मौलवी साहब, ये पूरी से आपका क्या मतलब है? अगर पूरी का मतलब नहीं समझते हैं, पूरी का मतलब होता है फुल। समझना कि आप बात को गलत तरीके से ले रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब संख्या से है, अस्तित्व से है, और उस हिसाब से मैं ये कह रही हूँ कि आज औरत कहाँ है, महिलाएं कहाँ है, बताइए कहाँ है? किरण जी, आपने एक नया मुद्दा हमारे सामने रखा है, तो चलिए। ये क्या आप मुझे आईना दिखा रहे हैं? हाँ, देखा इसी। आप आईना दिखा रहे हैं मुझे? अरे आप मुझे आईना कैसे दिखा सकते हैं? मैं जानती हूँ कि मैं कंघी करके नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरे टकले पति ने मेरी कंघी छुपाई है। और आप मुझे आईना दिखा रहे हैं? देखिए मैडम, थोड़ा शांत हो जाइए। मैं 100% शांत हूँ, समझा? किरण जी, बात कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ। नहीं सर प्रकाश, मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मैं रुकने वालों में से तो हो ही नहीं। अगर दौड़ने की बात करें तो मैं दारा सिंह को भी पीछे छोड़ कीजिएगा मैडम, दारा सिंह पहलवान थे, धावक नहीं थे। ये मिल्खा सिंह की बात कर रहे हैं। मैं मिल्खा सिंह को भी दौड़ने में पीछे छोड़ सकते हो, समझे आप? तो मैं नहीं रुकूंगी। और अगर हम इस नाटक के बारे में बात करें तो मुझे ये लगता है कि भास ने पक्षपात किया। देखिए, महाभारत में कुंती थी, पांचाली थी, तो उनको रणक्षेत्र में क्यों नहीं लाया गया? काहे कि मैडम जो महिलाएं हैं वो शारीरिक रूप से तो यही मानसिकता भास की थी और यही आप सबकी है। मैडम सही कह रहा है। वो ये आपका हाथों का जेस्चर देखकर लगता है कि आप ऐसे महिला को ऐसे लपक लेना। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भास ने जो ये नाटक लिखा था, ये कई सौ बार टूट लिखा, उस वक्त भी उन पर नाट्य शास्त्र के नियमों को, आदेशों का उल्लंघन करने का इस तरह से उंगली उठती रही है। और आज फिर 2014 में उनके कारण, उनके नाटकों के कारण कहीं ना कहीं बवाल हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मम्मी जी, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि सवाल वो आपसे पूछा, आप उनकी तरफ देखिए ना। क्यों आप ये देखिए, हमारी कोई आम दृष्टि नहीं है, समझिए आप? बिल्कुल समझ गए, आपकी आम दृष्टि नहीं, अजीब एंगल है इनका देखने का, 90 डिग्री का एंगल सेट करके रखा है। क्या 90 डिग्री का है? इसमें क्या परेशानी है? देखिए, इतिहास को अगर सही देखना है, सही समझना है, तो हमें उसे एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, 90 डिग्री वाले नजरिए से, समझिए आप? और ईश्वर करे कि आपको भी 90 डिग्री वाला एंगल मिले। प्रोफेसर साहब, मैं अपनी बात बोलूं? बिल्कुल बोलो। बिल्कुल प्रोफेसर साहब बोलिए। कि ईसा पूर्व अफगानिस्तान में एक बालक ने जन्म लिया। अरे भाई, ईसा मसीह अफगानिस्तान में काहे को पैदा हुए? भाई, मैंने कल बोला कि ईसा मसीह अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। एक बार भी बोला है स्वामी जी? नहीं बोला तो बोलिए कि मैंने बोला है। नहीं बोला है तो बोलिए कि नहीं बोला है। बोलिए ना। देखिए मैडम, रॉन्ग बोलेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होता है ना। अरे वार होने का सिचुएशन हो सकता है, बात नहीं समझ। ये कैसे संभव है वॉर होने का सिचुएशन? समझा? देखिए मैडम, क्या है कि नेशनल चैनल पे अगर किसी के भगवान के बारे में अंड संड बोलिए तो वार हो सकता है। अरे उधर से आक्रमण करेगा अमेरिका, इधर से करेगा अफगानिस्तान, बीच में पिसा जाइएगा, समझ नहीं आया? जनाब, मैं सन की बात कर रहा हूँ, सन की। हाँ, दम सड़क का है ना। बादल आदमी। देखिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए तो हम भी अपने शब्द वापस लें। बस। क्यों वापस लें? अरे मैं तो ईयर यानी पीरियड यानी एरा यानी युग की बात कर रहा था। समझे आप? बीच में टोक देते हैं।
मैं बोलूं स्वयं जी? बिल्कुल मम्मी जी बोलिए आप। क्या बोल रहा था स्वयं जी कि साहब जी ग्रीस में नाटकों को लेकर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। और चटर्जी साहब आप तो जानते होंगे ना कि भास का जिक्र उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आता है। ये मुझे लगता है कि हम क्या लगता है अब कैसे नजरिया ठीक हो गया जी? मेरा ये एंगल बिल्कुल ठीक है, समझे आप? डिवाइडर देखिए मुझे लगता है कि हम इधर उधर की बात नहीं करते, नाटक की बात करते हैं। जो इतना बढ़िया कलाकार नाटक कर रहे थे और आप क्यों है कि बात को कहां से कहां जोड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। संपर्क फिर से टूट गया है, तो चलिए प्रकाश नहीं जय, देखिए ये एक नेशनल चैनल है, लाइव प्रोग्राम है। आपको जो बोलना है यही बोलिए, सबके सामने बोलिए। हे भगवान, मैं पर्सनल फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, समझो। ओके सॉरी प्लीज बोलिए आप। भास जी थोड़ा सा जोर से बोलिए जय, हमें सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी और इधर से देखिए। भास में जिसने ये नाटक लिखा है, जय साहब आपको रोकना चाहूंगा। हमारा संपर्क जो है मनीष से हो गया। जी मनीष लगता है संपर्क जो है टूट गया है। आप प्लीज अपनी बात रखिए, प्लीज कंटिन्यू बोलिए। भास में जिसने ये नाटक लिखा है। जी मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। जी मनीष सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क जो है वो फिर से टूट गया है। आप अपनी बात रखिए जय साहब। हाँ, तो मैं मुद्दे की बात कर रहा था और मैं कह रहा था। एक मिनट प्लीज अलाउ मी टू स्पीक बेबी। वही क्यों नहीं चले जाते हैं मनीष जी के पास? अरे वही चले जाइए मनीष जी के पास, खबर लेके आ जाइए। आगे बढ़ते हैं चटर्जी साहब, आप रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं रख रहा हूँ। हाँ चलिए आप बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए। एक मत भी बोलिए। वेरी ऑनेस्टली भास ने पक्षपात किया था, लेकिन औरतों के साथ नहीं, हम लोगों के साथ। यू नो दैट क्या शिखंडी? पम्मी जी आपको तो पता ही होगा शिखंडी के बारे में, प्लीज आप बताइए सबको। शिखंडी के बारे में कौन नहीं जानता है? स्वयं जी, he was very famous guy at that time. बिल्कुल। And Mr. Gay, एक दिन आप भी उसी तरह फेमस हो जाएंगे जैसे कि शिखंडी था। और स्वयं जी, मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जब मैं घाना में था, घाना में जब मैं था, तो वहाँ पे मैं फ्रेंच वाली महाभारत पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मैं शिखंडी के कैरेक्टर पे जब आया, तो जानते हैं आप, मैंने शिखंडी को अपने काफी करीब पाया। कभी तो मुझे लगता था कि मैं शिखंडी हो गया हूँ। हाँ, क्यों चले आए? कहाँ आ गए यहाँ? वहीं रहते खाना में? रहते सबको कहाँ चले आए? हद है। एक मिनट, तुम सारे मर्द लोग ना गुस्से में अच्छे लगते हो, लेकिन पहले मैं अपना पार्ट कंप्लीट कर दूँ। जी बोलिए। हमारा तो पूरा पार्टी कार्ड कैसे? क्या बात है? शिखंडी को फुटेज ही नहीं लेकिन मैं ये बात काफी देर से बोल रहा तो बोलो ना। देखिए आप बदतमीजी मत कीजिए प्लीज। बदतमीजी तो भाइयों जी ने किया हमारे साथ। हमारा तो आप सबके लिए पैदा होना ही एक बदतमीजी है ना। अरे फिर वही बात कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? हाँ? मेकअप खराब नहीं होता इसलिए आई ना। आप कर रहे हैं महाराज, अंदर रखिए, अंदर चिढ़ रही। अरे कुछ नहीं मैडम, कहने से तकलीफ हो जाएगी। इससे पहले क्या कहा? बोले चिढ़ रही है। अरे चीज नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि मैं चिड़चिड़ी नहीं हूँ, समझा? बिल्कुल मेरे पति जैसे बात करता है आदमी, क्योंकि ये भी एक मर्द है, मर्द। थैंक यू मैडम।
माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मनीष जी, मनीष बताइए क्या कहना चाहेंगे? पिछले 10 मिनट से इन झाड़ियों को हिलता हुआ देखे जा रहा है। तो आप सबको क्या लगता है इन झाड़ी के पीछे कौन होगा? कोई दंगाई या कोई मासूम? मनीष देखिए, देश जानना चाहता है आखिर उस झाड़ी के पीछे क्या है। प्लीज जाइए वहां पर, देखिए। जी मनीष जी। नेशन वांट्स टू नो कि आखिर झाड़ी के पीछे क्या है। देखिए, हम बाहर से काफी देर से नजर रख रहे हैं। नहीं मनीष, आप बाहर से नजर मत रखिए, आप झाड़ी के पीछे जाइए और वहां जाकर देखिए। हेलो मनीष, हेलो मनीष, ये क्या यार? साला कब से बोला झाड़ी के पीछे, झाड़ी के पीछे। अब साला झाड़ी के पीछे को सांप या बिच्छू रहा तो बताओ क्या होगा? बोलना। साला मन तो करता उसको बुला दूं यहाँ पर, बिठा दूं झाड़ी के पीछे 2 घंटे। कब से हो रहा है मनीष। जी हाँ। तो हमें पता चल चुका है कि झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि झाड़ी के पीछे एक साजिश रची जा रही है। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। जी मनीष, टूट गया होगा। नहीं मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ। क्या हुआ? ये मुझे कह रहे कि आप यहाँ से चली जाएं। क्यों? हाँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि I hate women, especially you. अरे यार, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। अरे लेकिन मैडम, we love you. मैडम तो लव यू करते हैं। अरे मैडम शादीशुदा है, तूने नहीं यार। मैडम, हम तो हमारा बहन का भी इज्जत करता है, माँ का भी इज्जत करता है, हर औरत का इज्जत करता है, इसलिए कह रहा था वी लव यू मैम। इस तरह से कहना चाहते थे आप। प्लीज अपनी जगह पे आइए। जी, ये देखिए मैम जी, मैं कुछ आप सिर्फ चांदनी को क्यों बोल? अजीब आदमी है, मतलब कि हम आपसे बात नहीं कर रहे ना। क्या अरे चटर्जी साहब कहाँ जा रहे हैं? आपकी बात से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई चटर्जी साहब, कि हम इंसान एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, है ना? तो अगर पूर्वजों तक जाएं, ये बताइए कि हम लोग पहले क्या थे? अरे बंदर थे। मगरमच्छ। मैं तो बंदरों से 2 लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ। मम्मी जी, आपको बात दोबारा बोलनी पड़ी कि आपको रिकॉर्ड। अरे टीवी पे आ रहा है, कितना रिकॉर्ड करेगा बे? इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो मगरमच्छ थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये भाषा कौन सी है, तो समझ में नहीं। जनाब, ये पाषाण युगीन भाषा है, पाषाण युगीन। जी, जब मानव समाज ने बोलना शुरू किया था ना, पहली बार जो साउंड निकले थे वो वही भाषा है ये। तो 1.5 रुपए टिकट लगना चाहिए सबको देखने वाली चीज है ये। अरे हम सब खुशनसीब है जनाब कि हमारे बीच बैठे हुए हैं। हाँ, वही हम कह रहे थे, भूख क्या है? क्या रहे हैं?
पास भी आऊंगा। तो चलिए हमारा मनीष से हो गया है। जी मनीष, मनीष बात समझ में नहीं आ रही कि मुद्दे पे बहस करनी तो मुद्दे बहस कीजिए ना। आप बात को कहाँ यूज कहाँ से घुमा रहे हैं आप? मुद्दे से तो भारत 1947 से भटका हुआ है। अरे सर, हमें भी तो मौका दीजिए भटकने का, हैं? आप जो है मुझसे नजरों से नजरें मिला के बात करिए, समझे? मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नाटक का जो अगला भाग है जिसमें अंश हम बाद में प्रस्तुत करेंगे, उससे पहले हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर उस नाटक में ऐसा क्या था जिसके कारण एक पूरा शहर दंगे की चपेट में आ गया। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम ब्रेक के तुरंत बाद जल्दी लौटेंगे। जी हो गया। अरे मैडम, चुप रहिएगा। हम कह रहे हैं कि नौकरों को ज्यादा भूल नहीं रहना चाहिए। नहीं, गलत बात है। देखिए 1857 में लोग जल्दी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे भास द्वारा लिखे गए दो नाटक करण भारम और उरुभंगम की। तो चलिए उरुभंगम का वो भाग हम प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर जिसके कारण जो पूरा शहर है वो दंगे की चपेट में आ गया। चलिए कलाकार भाइयों से निवेदन है आप यहाँ आइए और उस नाटक का भाग प्रस्तुत कीजिए। स्वयं प्रकाश जी माफ कीजिएगा, हमें अब हम मंच पे नहीं आए। अरे देखिए आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत बेइज्जती की हमारी और अब कलाकारों को बीच में ध्यान नहीं कर रहे थे आप। देखिए वो डिबेट है वो उसमें सब चलता है, बीच में रुकता है तो आप प्लीज प्लीज करिए। तो हम यहीं से करें। नहीं आप यहाँ आइए। नहीं भैया हमें लोग तो देख ही लेंगे। अच्छा हम बता दें पहले कि दुर्योधन और बलदेव के बीच की वार्तालाप तो अभी दुर्योधन की वो भीम ने जंगा तोड़ दी और वो अभी तड़पड़ा रहे हैं यहाँ पर और वो चिल्ला रहे हैं। इन दोनों के बीच की कुछ बात है, अभी बताएंगे। मेरे राजा लोगों, ये उचित नहीं। मेरा हर शत्रुओं की सेनाओं का काल जिसका आज मेरा युद्ध भूमि में आकर जो समझौता हुआ था साथ में उसका और मेरा तर्क में आकर कोई ध्यान नहीं रखा गया और उसने जो युद्ध भूमि में आकर दुर्योधन की जंघाओं में गदा गिराई उसने अपने कुल का विनय भी गिरा दिया। बेचारा दुर्योधन इस अवस्था में भी हमारे पीछे लगा। भीम ने मर्यादाओं की व्यवस्थाओं को तोड़कर मेरी दोनों जंघाओं पे गदा से प्रहार किया और उन्हें जर्जर कर दिया। अब मैं पृथ्वी पर पड़ा अपने दोनों भुजाओं से अपने मेरे शरीर को खींच कर ले जा रहा हूं। भगवान हला युद्ध प्रसन्न हो। आज मैं धरती पर गिरा हूं तो मेरा मस्तक सबसे पहले आपके चरणों में ही गिरा है। गुरुवंश को तर्पण करने वाले सब जीवित रहे, सब जीवित रहे। अब वैर विग्रह की कथाएं और हम सब नष्ट हो गए। दुर्योधन, दुर्योधन, अपने आप को थोड़ा संभाले रखो। आप क्या करेंगे?
सुनो, हल्की नोक से उसके शरीर को छेद कर और मुसल प्रहार करके उसके हृदय और कंधों को फाड़ कर। और मुसल प्रहार करके उसके कंधे और हृदय को फाड़ कर युद्ध भूमि में हाथी घोड़े समेत सभी को मार डालूंगा। नहीं, और तुम्हारे साथ ही सड़ जाऊंगा। ऐसा नहीं। भीम की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मेरे 100 भाई स्वर्ग को सिधार गए, मेरी ये दशा हो गई। अब लड़ाई से क्या होगा? मेरे सामने तुमसे छल किया गया, इससे मुझे क्रोध है। छल किया गया है ऐसा आप मानते हैं? भीमसेन युद्ध स्थल में छल करने के बाद भी जीवित रह जाएगा। तब तो मुझे मेरे प्राणों का मूल्य मिल गया। तब किसने की तुम्हारी ये दशा? अरे जो लीला में सहस्त्र वर्ष समुद्र में सोता रहा, इस युद्ध के प्रेमी वही श्री कृष्ण भीम की भारी गदा में प्रविष्ट हो गए। अरे वे हैं तो संसार भर के प्रिय, परंतु मुझे मौत को नहीं सौंपा। हट जाओ महानुभावो, हट जाओ। अच्छा, ये आवाज नेपथ्य से, यहाँ से नहीं, नेपथ्य पीछे। ठीक। अरे पूज्य धृतराष्ट्र और गांधारी और शोक में डूबा पूरा रानीवास आ रहा है, दूर से उन्हें मार्ग दिखा रहे हैं। खेद है मेरी भी स्त्री रोती है। गदा के आघातों की पीड़ा पहले तो मुझसे अज्ञात रही, परंतु अब अनुभव कर रहा हूं। मेरी स्त्रियां बालक खोल के युद्ध भूमि में आ गई। अच्छा, ये धृतराष्ट्र हैं, ये बहुत दूर से आ रहे हैं, ये दुर्योधन से मिलने के। अच्छा मम्मी जी, धृतराष्ट्र भी अंधे थे, तो ये करेंगे आप। गांधारी, क्या हमारे कुल का अभिमानी दुर्योधन नामधारी दिखाई पड़ रहा है? 18 छोहिनी के स्वामी दुर्योधन। बेटे तुम कहाँ हो? आज मैं महाराज बना। 100 पुत्रों में ज्येष्ठ कहाँ हो? उत्तर दो। देता हूं, परंतु मैं अपने इस वृत्तांत से लज्जित हूं। तो आओ और मुझे अभिवादन दो। देता हूं। ये मुझ पर दूसरा प्रहार हुआ है। भीम ने पहले गदा के प्रहार से मेरी दोनों भुजाएं तो हर ली, परंतु अब पिता के पैरों का प्रणाम भी हर लिया। अरे ये कौन है? कौन है जो मेरे वस्त्र का छोर पकड़कर मुझे मार का संकेत दे रहा है? अच्छा, ये कौन था? दुर्जय। हाँ, ये दुर्जय है। छोटी सी एंट्री है तो याद नहीं रहता है तुम्हारा। मैं हूं तात दुर्जय पुत्र। जाओ जाओ और अपने पिता की खोज करो। मैं तो थक चुका हूं पिताजी। तो जाओ जाओ और जाकर अपने पिता की गोद में विश्राम करो। जाता हूं। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? ये भी आ गया। पुत्र का स्नेह हमेशा से मेरे हृदय में सन्निहित रहा, परंतु अब जला रहा। ये महाराज भूमि पर बैठिए। पुत्र, तुम यहाँ किस लिए आए? आपने देर कर दी इसलिए। ओह, पुत्र का स्नेह अभी भी हृदय को व्याकुल बनाता है। पिताजी, मैं आपकी गोद में विश्राम करता हूँ। दुर्जय, दुर्जय, कष्ट है, कष्ट है। पिताजी, आप मुझे अपनी गोद में बैठने से क्यों रोकते हैं? पुत्र, अब तुम इस परिचित गोद को छोड़कर कहीं और बैठो। क्या ये महाराज है जो वसुधा का एकमात्र स्वामी और स्वर्ण के स्तंभ के समान उन्नत था? धरती पर पड़ा दरवाजे में लगे एक छोटे कील की तरह दिखाई पड़ता है।
अच्छा ये गांधारी ये गांधारी है? जी, आप बोल रही थी ना ये गांधारी। गंधारी मैं आपका पुत्र हूँ। ये कौन है? मैं हूँ महाराज इस निर्भीक पुत्र की जन्मदात्री। आज मुझे अपने जन्म सा अनुभव हो रहा है। पिताजी, आप इतने व्याकुल क्यों? व्याकुल? व्याकुल क्यों ना हूँ बेटा? वीर और बल के अभिमानी तथा रणयज्ञ में दीक्षित 100 पुत्र पहले ही रणयज्ञ में समाप्त हो गए, और आज तुम्हारे अकेले के समाप्त हो जाने पर तो जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। अभी जी 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 बिल्कुल आपके शरीरों को काट डाला। अब तो शरीरों पर कुत्ते लगे हुए हैं और प्राण भी अत्यल्प बचकर मंद पड़ गए। आप लोग मेरी बात सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। छल से जिसकी जंघाएं तोड़ डाली वो कौरवेंद्र मैं नहीं हूँ। शिथिल और उसका सुपुत्र भी मैं नहीं हूँ। मैं हुआ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हूँ। लेकिन बदले में बिना लाभ लिए केवल विजय की श्लाघा भरी समष्टि से भी मेरा क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं उधर गुरु के तर्पण कर्म में व्यस्त था और इधर दुर्योधन की जंघाएं तोड़ डाली। इस पर कौन विश्वास करेगा? प्रभु आप क्या करें? सुनो, अगर स्वयं वो गरुड़ की सवारी करने वाले चतुर्भुजधारी विष्णु भी बाण और धनुष लेके युद्धोगत होंगे तो मैं उन्हें और पांडवों को ऐसे लपेट कर फेंक दूंगा, ऐसे लपेट कर फेंक दूंगा जैसे चित्रपट को लपेट कर फेंक दिया जाता है। नहीं, आप ऐसा ना करें। नहीं कौरवेंद्र नहीं, उस पांडु पुत्र भीष्म ने तुम्हारी जंघाएं तोड़ डाली और अब तो उसने तुम्हारा तर्प भी हर लिया। अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं अब नहीं रुकूंगा। राजाओं का सर्वस्व मात ही होता है। अरे मैंने तो अपने स्वाभिमान के लिए दंड ग्रहण किया। जिन हाथों से द्रौपदी के केश खींचकर सभा में लाया गया, इन्हीं हाथों से बालक अभिमन्यु को युद्ध स्थल में मारा था। युद्ध के बहाने पांडवों को मृगों का साथी हमने बनाया था और इसके बदले में उन्होंने तो मेरे साथ बहुत पाप किया। नहीं, मैं अब सब तरह की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। मैं तुम्हारी अपनी और वीर पुरुषों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं निशान समर रचकर पांडवों को युद्ध में जला डालूंगा, जला डालूंगा, जला डालूंगा। देखा आप लोगों ने? अब बताइए इस नाटक में झगड़े की गुंजाइश कहाँ है? आप लगता है कि आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, हैं? अरे महाभारत तो अपनी लड़ाई के कारण ही जाना जाता है ना, हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश का जब विभाजन पम्मी जी जी फिर पीछे चले गए, अभी हमारे आगे भी तो आइए। मैं जड़ तक जाना चाहता हूँ। आप लोग हैं कि जड़ को ही भूल जाते हैं।
देखिए अगर इस तरह जड़ को भूलेंगे तो एक दिन देश की जड़ें खोखली हो जाएंगी। पम्मी जी, मुझे ना पम्मी जी का जो पूरा चरित्र है ना, वो लगता है कि ये मानसिक रूप से बहुत कुंठित है। हाँ, कुंठित है। मैं बताता हूँ कि इनके साथ क्या घटित हुआ होगा। ये बिल्कुल ट्रोमा में चले गए। हाँ, इनके साथ क्या हुआ कि ये किसी लड़की से मोहब्बत करता था और वो लड़की का घर इसके घर से बहुत दूर रहा होगा। क्या? और वो लड़की के घर में एक ऊंचा दीवार था और वो घर दूर था। नहीं, वहाँ पर दीवार था। उल्टा लड़की का 7 भाई था। वो 7 भाई इसको पीछे मारने के लिए दौड़ता रहता है। बकवास कर रहा है। इसलिए घर दूर था, इसलिए हमेशा ये दूर की बात करता है और दीवार चढ़ नहीं पाया, इसलिए जड़ की बात करता है। जो साइकोलॉजी क्या कहता है, इनका जो पूरा आई लेवल है, आई कांटेक्ट है, तो ये बार बार ऐसे जो पीछे पीछे देखते हैं ना, पीछे पीछे मुड़ के, उससे लगता है कि इनको हमेशा डर रहता है कि लड़की का भाई पीछे से आकर उसकी गर्दन दबोचता है। तो इतना पीछे क्यों देखता है? बकवास करेंगे। और स्वयं जी, आप मेरे पीछे क्यों देखता? स्वयं जी, ये लगातार मेरी बेइज्जती कर रहा और आप देखे जा रहे हैं। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? अरे इन्होंने मेरे इतिहास पे प्रश्न उठाया है ना, मैं इनके भूगोल पे प्रश्न उठाता हूँ। क्या ही खो चटर्जी कहता है, ब्राह्मण कहता है, बंगाली कहता है ना, मैं कहता हूँ बंगाली नहीं, ये आदमी नेपाली है, गोरखा है ये। पता करिए। क्लियर कीजिए इस बात को। वो हमारा बाप नेपाली था। देखा? अरे लेकिन मां तो कोलकाता का खाना लोग है। जो बाप होता है वही होता है आदमी। नेपाली। आओगा मेरा दामाद। मांडू का है ये। आपका भी मैं मुद्दे पे आना चाहती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि चलो हम ये मान लेते हैं कि भास लड़कियों को रणचंद्र में लेकर आ रहे, हाँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ लड़कों ने ही लड़कियों का किरदार किया। नहीं मैडम, मैं आपको पहले बता चुका था कि लड़कियां हमारे पास की नहीं, ये आप हमें एक्सक्यूज नहीं दे सकते चाचा जी। ये आप हमें एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आप लड़कों को एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। आपको लड़की को लाना चाहिए था, तभी तो आपने आगे आए। और मेरा कहने का मतलब यही है कि आज भी औरतें जहाँ है, महिलाएं जहाँ है, बताइए यहाँ पे भी वही हुआ। कभी बहस करेंगे। आप फिर वही कर रहे हैं ना, फिर वही कर रहे हैं ना। मैं चाहती हूँ कि मैं लाल नहीं नीली बिंदी लगा के आई हूँ, क्योंकि मेरे पति ने मेरी लाल बिंदी कहीं छुपाई है। मैम साहब, हम तो पसीना साफ कर रहे हैं। तुम डरो मत। तुम क्या बार-बार बोलती रहती हो? क्या गलत किया उसने? अरे क्योंकि रोज बिस्तर मैं बिछाती हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बिछाती मैं हूँ लेकिन सोता वो है। अबे तो फसाने की कोई बात नहीं है। फसाने की बात है, आप पहले बिशप साहब सुनो। क्या मैं आपको एक बात बहुत सिंपल है। वो कोके अभी बताइए, ये आपसे ज्यादा सारी नाज है। मैं समझ क्या आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे मैंने चादर बिछाई तो मुझे तुरंत उस पर सोना ठीक है, मैं आपकी भाषा समझ रही हूँ। आप समझने लगी हैं। जी चलिए कांतिरथ जी, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। हमारा संपर्क जो है मनीष से हो गया। जी मनीष। देखिए आज भी वहाँ गांव की औरत घूंघट ये कब सामने आएगी, कब दुनिया का नजरिया देगी कि उसे कहिए कि प्लीज अपना घूंघट हटाएं। जी
जी जी जी जी, क्या उठाए हम? जी जरूर 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 जी। तो मैडम, हम आपसे प्रश्न पूछने से पहले ये चाहते हैं कि आप अपना घूंघट उठाएंगी? अरे नास्पिते, हमारा घूंघट उठा के हमारी खूबसूरती देखना चाह रहा तू? मैं इसको सैल्यूट कर दूं। वेरी गुड, ये होना चाहिए था। आज की औरत ने ये करना चाहिए और ये उस औरत ने किया है। देखिए अभी आप ही ने तो घूंघट उठाने के लिए कहा हमें और आप भी खुश हो रही। अरे आप समझ नहीं रहे चंद्रशेखर जी, मैं उस औरत की हिम्मत के लिए खुश हो रही हूँ। देखा नहीं आपने किस तरह से उस औरत ने उस आदमी को चाटा मारा है? देखा आपने चटर्जी साहब? बहुत बेहतर। और मैं चाहती हूँ कि ये क्लिपिंग बार-बार रिपीट करवा, लाल घेरे में रिपीट करवाई जाए, क्योंकि आज की औरत ने ये देखना बहुत जरूरी है। इस औरत ने जो तमाचा दिया है वो उसने पूरे मर्द समाज पर तमाचा मारा और उसमें मेरा पति भी शामिल है। जय वेरी गुड, वेरी किरण जी, आप इतने आक्रोश में मत आया। अरे आप नहीं, बात सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए मेरी। आक्रोश में मत आया करिए। चलिए, मैं आपको गर्व की बात क्या बोल रहे हैं? गर्व मैटरनिटी की बात कर रहे हैं। अरे ये सब मत बोलिए भाई, नेशनल चैनल है सब। भाई बात तो पूरी सुनिए, तब बीच में बोला करिए। आप बीच में पता नहीं क्या समझ लेते हैं। बोलिए। मैं बोल लूं? बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बोलिए। बोलिए। मैं क्या कह रहा हूं कि गर्भगृह की अपनी एक कहानी है। हाँ, अरे आज से 400 साल पहले जब भगवान श्री रामचंद्र जी निकले घर से, समझे आप? मतलब कि हद हो गया महाराज। क्या? 400 साल पहले भगवान रामचंद्र जी, नहीं आपका तो कोई और ही छोर नहीं है। अरे भाई आप मेरी बात पूरी होने देंगे कि नहीं होने देंगे? बीच में काट देते हैं। स्वयं जी मैं जा रहा हूँ। ये क्या ऐसे? प्रोफेसर साहब प्लीज आप बैठिए, आपने अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ बोलिए। जी प्रोफेसर साहब बोलिए। मैं क्या अभी मैं तो गापू की बात कर रहा था। गापू मतलब गांधी जी के जन्म से पूर्व। गांधी पूर्व मुगल काल में रामचंद्र जी का जिक्र होता था। मुगल काल की जो आखिरी बादशाह थे ना, बहादुर शाह जफर साहब, उनकी फूफी के छोटे भाई उनका खानसामा उनसे अक्सर श्री रामचंद्र जी का जिक्र करता था, पर वो कभी भी आक्रोश में नहीं आते थे। बिल्कुल। इसीलिए प्रोफेसर साहब बिल्कुल समझ गया आपकी बात। माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, हमारे पास थोड़ी समय की कमी है। तो चलिए मैं आप लोगों की, आप सभी की यहाँ पर राय जानना चाहूंगा। इस नाटक के बारे में एक एक करके अपनी राय रखिए, लेकिन थोड़ा जल्दी, हमारे पास समय की कमी है। चमन लाल जी शुरू कीजिए। जी देखिए, कहना क्या है भाई कि पंडित जी हो के छत्री से बोले कि हम तुमको नहीं सिखाएंगे। अरे कहानी सिखाइएगा भाई, पंडित जी है, आपका धर्म कर्म है कि शिक्षा देना, आप शिक्षा नहीं दीजिएगा। तो हमको तो लगता है कि जातिवाद का मामला रहा हो, मतलब भाष ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, ये लीगल। चलिए जय साहब आप बोलिए। मैं कह रहा था कि पक्षपात हुआ है, जातिवाद भी हुआ होगा, लेकिन पक्षपात भी हुआ है। आज आप देखिए, आज भी हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। उस जमाने में पक्षपात हुआ, महाभारत में भी पक्षपात हुआ, भास ने भी पक्षपात किया, रामायण में भी हुआ होगा, पता नहीं चला। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, कब रुकेगा? बिल्कुल जय साहब। चटर्जी साहब आप बोलिए। मुझे लगता है कि ये जितना भी माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, वो कर रहा है, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, वो सब लोगों का जेस्चर पोस्चर देख के लगता है कि वो सब मानसिक रूप से एकदम विचित्र लोग। वो ऐसा देखना, वो ऐसे रथ पे चलना, वो ऐसा झपटना, वो सब युद्ध करना, ये सब उनका ट्रोमा में चला जाता था, इसलिए मानसिक रूप से वो विकसित था। और भास को थोड़ा सा और रिसर्च करने का जरूर था, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिख दिया है, जल्दी लिख दिया, रिसर्च पूरी नहीं किया, ऐसा कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी बात बिल्कुल दिलों में बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। वहां पर बैठ के और तालों को बोल रहे हो तो नामक तप्पे करो तुम। बहुत बुरा नामक करो, बहुत अच्छा नाटक किया, रात गई बात गई, बहुत अच्छा नाटक किया।
पाषाण युग की भाषा समझने लगी है। जी, मैं यही सीखना चाह रही थी, बहुत दिलचस्प भाषा है। जी, आप अपने विचार रखिए इस बारे में। जी हाँ, तो स्वयं प्रकाश, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि नाटक के कुछ अंग बहुत ही अच्छे थे, कुछ बिंदु, कुछ को तो नाटक में होना ही नहीं चाहिए। इस मुद्दे पे बहस की जा सकती है। देखिए, भास जी ने ये नाटक लिखा तो उन्होंने एक नाटक में दुर्योधन को हीरो किया, दूसरे नाटक में कर्ण हीरो थे, तो ये तो ग्रंथों के खिलाफ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ग्रंथों के खिलाफ जाने की वजह से पंडित जी गौर फरमाइए, आप थोड़ी सी जानकारी निकालिए कि उस वक्त भास जी को इस बारे में सजा हुई थी या नहीं? नहीं किरण जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उस जमाने के लोगों की सोच इतनी घटिया और इतनी संकीर्ण नहीं थी, काफी खुला सोचते थे वो लोग। नहीं, मतलब आपका कहना क्या है कि हमारी सोच घटिया और संकीर्ण है? स्वयं प्रकाश, मैं किसी के व्यक्तिगत बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि काफी खुला सोचते थे वो लोग। पर आज तो ऐसा है कि कुछ भी मुंह से निकालो, कुछ भी बोलो तो उस पर बहस हो जाएगी। मान लीजिए हमने कह दिया कि पतंग बोल दिया हमने, तो आप पतंग पे 2 घंटे की बहस बना देंगे और उस पर हेडलाइंस कुछ ऐसी बनाएंगे कि उन्हें पतंग इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। क्या हमारा देश पतंगे जैसा हो गया? उनके पतंग बोलने में वो सॉफ्टनेस नहीं थी। भारतीय समाज को पतंग की दृष्टि से देखा जा रहा है, या उनके कहने का मतलब है कि पतंग की तरह काट देंगे तुम्हें। इसी तरह के हेडलाइंस बनाएंगे ना आप लोग। चंद्रशेखर जी, आप शांत हो जाइए। देखिए, आपको भी मैं बोलने का मौका देंगे आप, है ना? अभी कुछ देर पहले आपने उनके छोटे से कमंडल को आपने इतनी बड़ा मुद्दा बना दिया, उसको मुगलकालीन पात्र बना दिया, तो आप इसी तरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चलिए, हम आपके पास फिर आएंगे। पम्मी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? तुझे फिर की बात है, फिर कुलपन कटी पता अरे तो देखो जावा गई वो तो जाओ मैं बाहर होगा अरे ने पतंग नहीं गाई ओके तो हां से कहा जोड़ा आपसे बात मैं फिर आऊंगा। तो चलिए जी, प्रोफेसर साहब बोलिए। देखिए स्वयं जी, मैं तो 2020 की बात करता हूँ। अरे क्रिकेट काहे ना घुसेड़ रहे हैं? भाई बात पूरी होने दीजिए, आप तो बीच में ही टोक देते हैं। स्वयं जी इनको रोक के रखिए। आप बोलने दीजिए, उनकी बात बोलिए प्रोफेसर साहब। मैं तो 2020 की राजनीति की बात कर रहा था। देखिए, फिर उल्टा चलेगा। पहले इतिहास में जाते थे, अब भविष्य में चले गए। आप वर्तमान में रहिएगा कभी। पूरी नहीं होने देते आप। स्वयं जी इस तरह से मैं नहीं बोल सकता अपनी बात। नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, एक सेकंड जमनलाल जी, जी बात बोलने दीजिए ना। बोलिए हो जी प्रोफेसर साहब। 2020 की राजनीति की बात कर रहा था कि देखिए 2020, देखिए आगे की बात करने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पुपू की बात करें हम लोग, पुतिन पूर्व फ्रॉम रशिया, फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन के जन्म से पूर्व, यदि हम पुपू की बात करें तो जब 16वीं सेंचुरी खत्म हो रही थी और 17वीं सदी आ रही थी, उस बीच स्वयं जी एक साल है जो कि मिस हो गया, उसका इतिहास नहीं लिखा गया है। देखिए मम्मी पुपू जी, इतिहास बिगाड़ देंगे। सच बोल रहे हैं? नहीं, बहुत हो गया। स्वयं जी हमारा भी नहीं सुनेंगे। ये आदमी मुझे कभी हिस्सा नहीं लेता जिसमें सामने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज अभी आप मुझे गर्भ दें की भाषा। हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा था। वही लगने दीजिए। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ? आप दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आप 90 डिग्री में कैसे कभी घूम गई और अब मेरे बगल में सब गड़बड़ है यहाँ। चलिए प्रोफेसर साहब, माफ कीजिएगा, हमारे पास इतना ही समय था। तो सार्थक बहस का समय यही समाप्त होता है। हमारे पास इतना ही समय था। हमारी ये सार्थक बहस आपको कैसी लगी? मैं आप तक भी आऊंगा, प्लीज।
तो हमारी ये बहस आपको कैसी लगी? आप अपनी राय अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखकर स्पेस दीजिए और राय लिखकर हमें 12143 पर भेज दीजिए। हम कल फिर से एक नई सार्थक बहस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KGTV इंडिया, हवा से तेज। नमस्कार। बाटी चोखा है, बाटी चोखा है, बाटी चोखा है। क्या किया आपने जी? क्या किया आपने? चंद्रशेखर जी क्या ये प्रोग्राम है, ऐसा होता रहता है। और देखिए मैं आपकी और इन लोगों की बात पहले ही समझ गया था। आप एक मिनट स्वयं प्रकाश जी क्या बोल रहे हैं आप हमारी बात पहले ही समझ गए थे, तो फिर ये क्यों किया आपने? प्रोग्राम को ऐसा क्यों बनाया? सतपाल जी सर आपने बात को कहां से कहां फैला दिया? हम लोग की आपस की लड़ाई थी सर, आप सफेद झूठ बोले। नहीं देखिए गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप। देखिए अच्छा चलो ये बताओ कि लड़ाई किस किस की हुई थी? मेरी हुई किससे? ये संदीप से। संदीप कौन है? मैं संदीप आपका पूरा नाम क्या है? संदीप यादव। और आपका? अनिल जाटव। अनिल। संदीप और किस किस की लड़ाई हुई थी? अरे उसके बाद फिर हमने इसका पक्ष ले लिया, फिर मिश्रा जी पैसों को लेकर मिश्रा जी से लड़ गए। नहीं, लेकिन देखिए ये सब तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, ये सभी के ग्रुप में होती हैं, सबके घर में भी होती हैं, आपके घर में भी होती होगी, हमारे घर में भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहस का मुद्दा बना दें उसे। देखिए हम भले आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन हमें एकता है, हमें एकजुट है, हम अलग नहीं है हम लोग। जी बिल्कुल आप लोग एकजुट हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या है देखिए सतपाल जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बैठिए, आप पानी पीजिए। आप लोग एक ग्रुप है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन क्या है ना कि कोई भी जो ग्रुप होता है वो बंच ऑफ इंडिविजुअल पीपल से बनता है। मतलब एक आदमी इकट्ठा होता है और वो एक ग्रुप बनाता है। अब वो हर एक आदमी किसी ना किसी धर्म से, किसी ना किसी कास्ट से बिलोंग करता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब वही तो हमने अपने शो में किया है। और थोड़ा नमक मिर्च मसाला ऐड होता है सतपाल जी, आप समझते हैं इस बात को? प्लीज खाना बोला तो आपने झूठ ही ना। यार तुम फिर वही चले गए, वही तो समझा रहा था अभी तक। झूठ नहीं बोला है हमने, मैंने एक ये कह लो कि सच को एक कॉन्टेम्पररी शेप दिया। हाँ इसको अर्ध सत्य कह सकते हैं। और देखिए अगर मैं आपके नाटक की ही बात करूं, आपके नाटक में जो युधिष्ठिर जी थे, ऐसा सत्य कभी उन्होंने भी बोला था। अरे देखिए वही धर्म निभा रहे हैं यार हम। कोई बात नहीं सर, लेकिन एक बात बताइए जी कि हम लोगों की झगड़ा आपस में था जी, ठीक है, और उसमें भास के नाटक से और हमारे वंशज से क्या लेना देना? बोलो ना क्या मतलब तो पूरा नाटक पड़ेगा। समझना नहीं चाहते मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भास थे ना, वो उस टाइम के कंटेम्पररी राइटर थे। मतलब भास ने महाभारत को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखा। महाभारत लिखी जा चुकी है, फिर भी उन्होंने बीच में उंगली की। आपको वो बात बुरी नहीं लगी, मेरी बात बुरी लग गई। देखिए उसी तरह मैंने आपकी इस प्रस्तुति को आप सबको अपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है यार, सिंपल। और देखिए यहाँ आने के पीछे कहीं ना कहीं आपका भी एक कमर्शियल स्वार्थ होता है। देखिए इस वक्त मैं अपने आप को और इन कलाकारों को मानसिक रूप से त्रस्त पा रहा हूँ। अरे कोई यहाँ पे अपना एंगल ठीक कर रहा है, कोई बिंदी की बात कर रहा है, कोई यहाँ पे थूक रहा है, कोई पता नहीं क्या से क्या बोल रहा है। और जो मुद्दे की बात थी वो तो आपने की नहीं थी। हमारे तर्क सुनने से पहले आपने हमें चुप करा दिया कि कैसे कैसे लोगों को बुला के रखते हैं यहाँ पे आप। अरे चंद्रशेखर जी, अरे आपके इस प्रोग्राम का मतलब क्या था ये बताइए पहले मुझे आप। जी बिल्कुल। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, आप आज खा के क्या रहे? लड़ाई हुई है क्या? गुस्से में क्यों आप लोग यार? देखिए ये लोग जो यहाँ बैठे थे, ये लोग हमारे पैनलिस्ट हैं। मतलब इनका काम प्रोग्राम को मसाले डाल के, स्पाइसेस थोड़ा करके उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। और ये लोग हमारी असली टीआरपी हैं। आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं और आपको मेरी बात बुरा लगेगी। और मैं अगर ये बोल दूं कि मैं अगर आपको बोलने का मौका देता
तो आप 10 मिनट में हमारा प्रोग्राम खत्म कर दीजिए। देखिए सतपाल जी, क्या है कि हमारा काम किसी भी मुद्दे को या मसले को निष्कर्ष तक पहुंचाना नहीं है। हमारा काम है उसे ज्वलंत करके भीड़ के सामने रख देना। हाँ, तो मतलब आपके इस प्रोग्राम के चक्कर में जनता आपस में भिड़ जाए। आपको पता है आपके इस प्रोग्राम का क्या संदेश जाता होगा जनता तक? चंद्रशेखर जी, आपने सुना नहीं मैंने कहा, जनता नहीं, भीड़। इस देश में जनता नहीं है, भीड़ है, भीड़। और ऐसे प्रोग्राम जो है वो भीड़ के लिए बनते हैं यार, और भीड़ है तभी हमारे प्रोग्राम है। जनता मतलब समझदार, इस देश में समझदार कम है, 80% मूर्ख लोग हैं, और वही हमारा प्रोग्राम देखते हैं। और देखिए ऐसे में अगर कुछ हो जाए तो हो जाए यार, क्या फर्क पड़ता है। अरे हाँ, उसी का उसके बाद अरे प्लीज देखिए, मुझे किसी ने बुलाया, मैं आपको प्लीज वही लंच पे मिलता हूँ। आप प्लीज प्लीज नीचे आइए, चलिए चलिए चलिए, आप आइए प्लीज, मैं आपको नीचे मिलता हूँ। इस प्रकार का बहुत सारे लोग हैं जो डिटेल में आप सोशल मीडिया देख लीजिएगा।